हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आधार मान के पढ़ रहे हैं बिहार समान ज्ञान क्राउन पब्लिकेशन। हमारा टारगेट है फ्रेंड्स 67th बीपीएससी में बिहार स्पेशल। तो बिहार के इतिहास को पूरा कवर करेंगे। अगर इससे पहले की वीडियो यानी कि बिहार के इतिहास को किस तरह से पढ़ेंगे, हम इंट्रोडक्शन वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया है बिहार के इतिहास को पढ़ने का। तो आज का फ्रेंड्स हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम बिहार का आधुनिक इतिहास पहले पढ़ेंगे, देन आफ्टर मध्यकालीन इतिहास और फिर प्राचीन इतिहास की बात करेंगे। तो आज हम बिहार का आधुनिक इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस तरह से पढ़ेंगे हम। तो जो बिहार का इतिहास पढ़ेंगे फ्रेंड्स, बिहार का आधुनिक इतिहास, इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, बिहार के आधुनिक इतिहास का पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हम फ्रेंड्स 3 टॉपिक पे पढ़ेंगे। सबसे पहले यूरोपियन व्यापारियों का बिहार में आगमन। तो चूंकि हम बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इतिहास आपने पढ़ा होगा जहाँ पे आधुनिक इतिहास शुरू होता है, तो कहाँ से शुरू होता है? यूरोपियन कंपनियों का आगमन, भारत में आगमन शुरू होता है। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? बिहार में आगमन से पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हमारा जो हो जाएगा यूरोपियन कंपनियों का बिहार में आगमन। सेकेंड टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे फिर फ्रेंड्स बिहार में कंपनियों की द्वैध शासन व्यवस्था। अंग्रेज आए, अंग्रेज ने भारत में अपना सिक्का जमाया और उन्होंने अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए द्वैध शासन लागू किया, द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की, जो कि मेनली बंगाल में होता है। तो इसमें हम बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे, चूंकि बिहार पहले बंगाल का भाग था, आप सभी को लोग जानते होंगे इसका। तो बिहार किसका अंश था? पहले बंगाल का अंश था। तो इस तरह से बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे हम। और तीसरा बात करेंगे, जो फ्रेंड्स ये अंग्रेजी सरकार ने जब द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, भारत का शोषण करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना? माल अर्जित करना और अपने देश को मजबूत बनाना, सशक्त बनाना। तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कंपनी का, कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाना। तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारे नीति को बनाया जिससे वो क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। जैसे आपने रैयतवारी व्यवस्था पढ़ा, स्थायी बंदोबस्त पढ़ा होगा, इस तरह की व्यवस्थाओं को बनाया। तो लोगों में इसके खिलाफ क्या हो जाता है? आक्रोश पैदा होता है। चूँकि ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों का लाभ होता था, इसमें भारतीयों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता था। भारतीयों के लिए बहुत ही बेकार व्यवस्था होती थी। इस वजह से भारतीयों के बीच में आक्रोश पैदा होता है और आक्रोश पैदा होने के पश्चात लोग इनका विरोध करते हैं। इसी विरोध के क्रम में भारत में कुछ विद्रोह होता है, जिसको हम विद्रोह एवं प्रतिरोध के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ विद्रोह को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, जैसे नोनिया विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, ढाल विद्रोह, भूमिज यानी चुआड़ विद्रोह जिसको कहते हैं, जगन्नाथ देव विद्रोह, होल जिसको कोल जनजातीय विद्रोह भी कहते हैं, तमार विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, मुंडा या कोल विद्रोह कह सकते हैं, गंगा नारायण सिंह विद्रोह। इन सब को हम छोटा छोटा करके डील करेंगे। संताल विद्रोह, लोटा विद्रोह और बहावी विद्रोह। तो यहाँ तक हम पूरा कंप्लीट इस पार्ट में डील करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखते देखते आपका कंप्लीट इसके ऊपर पकड़ बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहला टॉपिक, यूरोपियन व्यापारियों का बिहार में आगमन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है यूरोपियन व्यापारियों का बिहार में आगमन। तो जैसा कि फ्रेंड्स यूरोपियन में मतलब आधुनिक काल में ही बिहार से या फिर पूरे भारत से व्यापार नहीं होता था। मध्यकालीन बिहार में भी सूती वस्त्र, अनाज, शोरा, आभूषण तथा अन्य वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र रहा था। अब पटना तथा भागलपुर इसके मुख्य प्रमुख व्यापारिक मंडी था। तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि व्यापारिक मंडी कौन था बिहार का? तो पटना और भागलपुर जो था वो प्रमुख व्यापारिक मंडी था। और जो बिजनेस होता था, व्यापार होता था, किस माध्यम से होता था? तो गंगा नदी से नाव द्वारा व्यापार किया जाता था। तो ये पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ हमने लिखा दिया फ्रेंड्स कि पटना तथा भागलपुर प्रमुख व्यापारिक मंडी था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहला भारत में आने वाला व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली सबसे पहले बिहार आए थे। अब भारत आने वाला भी सबसे पहले कौन था? तो पुर्तगाली था। तो 1 नंबर का यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में सबसे पहले कौन आया? यूरोपियन कंपनी। तो व्यापारी आए थे। कौन व्यापारी? तो पुर्तगाली आए थे। तो देखिए फिर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यूरोपीय व्यापारियों का 17वीं शताब्दी के आसपास बिहार में आगमन हुआ था। यूरोप वासियों के लिए भारत ऐश्वर्यपूर्ण वैभव का प्रतीक था, इसलिए यूरोपियन व्यापारी व्यापार करने के लिए भारत आना शुरू कर दिए। तो वो भारत से व्यापार करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले बिहार आया। पुर्तगाली का व्यापारिक केंद्र क्या था? तो बंगाल में हुगली था, जो उसका व्यापारिक केंद्र था। हुगली से वो जल मार्ग द्वारा वे अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी का बर्तन लाकर पटना मंडी में बेचते थे और यहाँ से सूती वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को खरीदकर यूरोप ले जाते थे। मतलब फ्रेंड्स वो बंगाल में रहते थे, बंगाल में उनका कोठी था, बंगाल से वो व्यापार करते थे। वो बिहार आए और बिहार में ला करके चीनी मिट्टी का बर्तन और ये सब बेचा, मसाला वगैरह को बेचा और बिहार से क्या ले गए? सूती वस्त्र वगैरह यहाँ से ले गए।
मेनली वो शोरा ले जाते थे। शोरा शोरा आगे हम इसके ऊपर डील करेंगे, शोरा के ऊपर। तो मेनली वो क्या ले जाते थे, शोरा वगैरह ले जा करके बंगाल ले जाते थे, फिर बंगाल से अपने यूरोप के देश में ले जा करके बेचते थे। तो इस तरह से बिजनेस होता रहता था, उन्हें इससे क्या होता था, भारी लाभ होता था। आगे बात करते हैं उनके बाद कौन आता है फ्रेंड्स, तो उनके बाद आता है हॉलैंड, जिसको डच कहते हैं। डच के व्यापारी 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित करता है। तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहले किसने फैक्ट्री स्थापित की, तो 1632 में किसने की थी, तो डच ने किया था। जबकि यूरोपियों का पुर्तगालियों का कहाँ था केंद्र, क्या था, तो बंगाल में हुगली था। और डच कंपनी अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित करता है, तो 1632 में करता है। और कहाँ करता है, तो पटना में करता है। डच फैक्ट्री इस समय पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्से का भवन है। जो पटना कॉलेज अभी है उसका जो उत्तरी हिस्से का भवन है वही डच का फैक्ट्री हुआ करता था। अन्य डच व्यापारिक फैक्ट्रियों वर्तमान पटना सिटी के नेपाली कोठी के निकट में है। इसकी स्थापना 1774 में किया था उसने। 1774 में नेपाली कोठी पटना सिटी में भी दूसरे कोठी का निर्माण करवाया उसने। आगे बात करते हैं, अंग्रेज़ों ने 1651 में पटना के गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद आते हैं अंग्रेज़, सबसे पहले आया पुर्तगाली, उसके बाद आता है डच, उसके बाद आता है अंग्रेज़। अंग्रेज़ आता है, अंग्रेज़ ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो पटना के गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। अंग्रेज़ी की रुचि यहाँ सूती वस्त्र, अनाज तथा शोरे की प्राप्ति मात्र थी। मतलब वो यहाँ क्यों आते थे, तो सूती वस्त्र लेने के लिए, अनाज लेने के लिए, और शोरा एक तरह का बारूद बनाने का सामग्री, मतलब उसमें इस्तेमाल किया जाता है शोरे का बारूद बनाने में। आगे के क्रम में इनकी रुचि नील की ओर भी हो गई। जैसा आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि नील के लिए बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ था भारत में, तो बिहार उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नील के ऊपर उनकी रुचि बढ़ जाती है। जॉब चारनाक ने 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। वह इस पद पर 1680 से 81 तक रहा। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा 3.5% कर लगा दिए जाने से जॉब चाणक्य क्षुब्ध हो गया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन जो मैंने प्रिंट आउट किया है पिंक कलर से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्रांसीसी व्यापारियों ने भी व्यापार के सिलसिले में बिहार का दौरा करते हुए फ्रांसीसी यात्री, तो फ्रांसीसी व्यापारी भी आते थे यहाँ व्यापार करने का दौरा किया। जिसमें से कौन व्यापारी आए फ्रेंड्स, तो तैवर्निये ने अपनी डायरी में लिखा है। तो क्या लिखा है, पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। तो उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा है, पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। और लिखने वाले कौन है, तो यहाँ पे ये नाम जरूर देखें आप फ्रेंड्स, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तैवर्निये नाम है उनका, जो फ्रांसीसी हैं जिन्होंने एक डायरी में लिखा है जो पटना है मुगल साम्राज्य का सबसे दूसरा बड़ा शहर है। साथ ही उन्होंने कहा कि पटना की जनसंख्या लगभग कितनी है, तो 2 लाख बताया है। 2 लाख के आसपास उन्होंने पटना की जनसंख्या को उस वक्त बताया। परंतु फ्रांसीसी व्यापारी रुचि बंगाल के चंद्रनगर पर थी, वो ज़्यादा तवज्जो बंगाल के चंद्रनगर पर देते थे। फ्रांसीसी व्यापारियों ने चंद्रनगर बंगाल में व्यापारिक केंद्र बना चुके थे। वे बिहार की मंडियों से वस्तु खरीद कर चंद्रनगर ले जाते थे, फिर वहाँ से फ्रांस ले जाते थे। तो मेन उनका जो केंद्र था, सेंटर था, वो बंगाल का चंद्रनगर था, बिहार नहीं था। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप पढ़ सकते हैं। यूरोपीय व्यापारी वर्ग के कारण बिहार का व्यापार मध्य एवं पश्चिमी एशिया अरब देशों में समृद्ध रूप से विकसित हुआ। यूरोपियन व्यापारी मुगल पदाधिकारी, कर्मचारियों, सैनिकों के आतंक के साये में व्यापार करते थे। फिर भी यूरोपियन व्यापारियों की वजह से बिहार व्यापारिक प्रदिता का प्रधान अड्डा भी बन गया था। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यहाँ पे हो सकता है। पटना स्थित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को 1766 में बिहार का नायब धीरज नारायण ने प्रशासन मंडली का एक सदस्य नियुक्त किया। इसी वर्ष नायब धीरज नारायण को अराजकता फैल जाने के कारण पद से हटा दिया, जिससे वह भी अंग्रेज़ों का विद्रोही हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बन जाता है 1767, मतलब फ्रेंड्स बंगाल विद्रोह के बाद प्लासी के विद्रोह के बाद क्या होता है, सिताब राय। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसी 1764 बक्सर युद्ध के बाद फ्रेंड्स अंग्रेज़ों की जो मजबूती है वो भारत में बन जाती है और यहाँ पे निर्णय हो जाता है कि भारत में अब किसका सिक्का चलेगा, तो अंग्रेज़ों का सिक्का चलेगा। उसके बाद की बात हो रही 1767 में बिहार का, जब वो अपने प्रशासन को मजबूत करता है तो वो 2 सूबेदार बनाता है, एक बंगाल के लिए सूबेदार बनाता है, एक बिहार के लिए सूबेदार बनाता है। तो 1767 में बिहार का नायब कौन बनता है, सिताब राय बने। इनके समय पटना स्थित अंग्रेज़ की फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी कौन था, तो टॉमस रम्बोल्ट नियुक्त हुआ था। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में पटना आया था। उसने पटना के समृद्ध धनी वर्गों के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली का चित्रण अपनी डायरी में लिखा था। उसने शाहजहां के काल में पड़े अकाल के विषय में विशद वर्णन किया है। वह 1630 से 1634 तक बिहार में रहा। तो कौन रहा था फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे है अंग्रेजी व्यापारी जॉन मार्शल और
पीटर मुंडी, जो शाहजहां के शासनकाल में आया था। तो इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कुछ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट आउट किया है, आप भी इसको देख ले। तो ये यहाँ पे यूरोपियन व्यापारियों का बिहार में जो आगमन होता है, तो उसमें सबसे पहले पुर्तगाल आता है, उसके बाद कौन आता है, तो डच आता है, फिर उसके बाद अंग्रेज आता है, फिर फ्रांस आता है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता था फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने प्रिंट आउट कर दिया, लिस्ट आउट कर दिया। आप इसको ज़रूर देख लें, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। और नोट डाउन करने के साथ मैं लास्ट में एक टेस्ट सीरीज़ लगाऊंगा, मतलब टेस्ट का क्वेश्चन रहेगा, उसको आप ज़रूर बनाएं। उसको बनाने से आपकी तैयारी हो जाएगी कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहता है। तो आइए फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब ये हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड्स। तो बिहार में कंपनी सरकार का द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध का मतलब होता है दो, मतलब जब एक क्षेत्र पे दो लोग शासन व्यवस्था करते हैं तो उसको क्या नाम दिया गया, द्वैध शासन व्यवस्था। तो दो लोग कैसे करें फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें बंगाल का नवाब हारता है सिराजुद्दौला। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में फ्रेंड्स 3 कॉम्बाइन सेना, एक मुगल साम्राज्य का बादशाह शाह आलम द्वितीय हारता है, शाह आलम, और दूसरा है शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और तीसरा है मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था। तीनों की कॉम्बाइन सेना अंग्रेज से हार जाती है और अंग्रेज यहाँ पर जीत जाता है। अंग्रेज जीतने के बाद जब ये युद्ध खत्म होता है, कंप्लीट होता है, अंग्रेज जीत जाता है, तो अंग्रेज को क्या मिल जाता है, शाह आलम के थ्रू इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि में उसको मतलब दीवानी का ये मिल जाता है, उसको दीवानी का एक अधिकार मिल जाता है। मतलब फ्रेंड्स कि राजस्व प्रशासन, मतलब रेवेन्यू, कि आप टैक्स अब वसूल कहाँ से कर सकते हैं, तो कहाँ से वसूल कर सकते हैं, तो बंगाल से। और चूँकि बंगाल में ही बिहार, उस वक्त बिहार जो है, अभी का बिहार जो है बंगाल का ही भाग था, तो बंगाल में भी दीवानी का उसको अधिकार मिल जाता है। तो मेन अगर पूरी मोटा मोटी बात आपसे कहें फ्रेंड्स, तो जैसे ही 1764 बक्सर का युद्ध कंप्लीट होता है, तो वहाँ पे अंग्रेज़ जो है वो सबसे पावरफुल बन करके सामने आते हैं, क्योंकि उसने भारत की 3 मुगल शक्तियाँ, 3 इंपॉर्टेंट शक्तियों को हराया और अपने आप को सिद्ध किया। और सिद्ध करने के बाद उसको क्या मिल जाता है, तो बंगाल की दीवानी मिल जाती है, जहाँ से वो टैक्स को कलेक्ट करता है। तो उसके बाद टैक्स कलेक्शन, टैक्स के लिए तो अंग्रेज कर रहा था, और दूसरा बन जाता है अंग्रेज, और दूसरा जो बन जाता है कि निजामत, मतलब वो प्रशासन किस तरह से चलेगा, यानी कि फौजदारी न्याय, तो वो किसको मिल जाता है, तो बंगाल के नवाब को मिल जाता है, बंगाल का नवाब। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 2 तरह की शासन व्यवस्था लागू हुई। टैक्स कमाने के लिए टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, तो अंग्रेज करेगा, और जबकि निजामत का ही कौन करेगा, तो वो बंगाल का नवाब करेगा। तो इस तरह की शासन व्यवस्था को क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया, द्वैध शासन व्यवस्था। तो आइए फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, इसको देखते हैं। तो अगर आप देखें तो पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, 1757 के प्लासी के युद्ध एवं 1764 बक्सर के युद्ध ने बिहार की राजनीतिक स्थिति ही बदल दी। 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को अंग्रेज़ों ने बक्सर के युद्ध में पराजित किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस युद्ध के पश्चात 23 मई 1765 में इलाहाबाद के निकट करा नामक स्थान पर एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना क्या होती है, पराजित होती है, मुगल सेना भी हार जाती है। इसके पश्चात क्या होता है फ्रेंड्स, मुगल बादशाह अंतरित स्थिति, षड्यंत्र, सरदारों एवं दगाबाजी आदि से तंग आकर, अंग्रेज़ों के दबाव में आकर 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व प्रशासन प्रदान कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उसको हुक्म मिल जाता है कि अब वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है। कहाँ, बंगाल में। बदले में उसको क्या करना है, तो मुगल बादशाह को सालाना 26 लाख रुपए प्रति वर्ष उनको देना स्वीकार कर लेता है कि अब उसको क्या करना है, 26 लाख रुपए पर सालाना मुगल बादशाह को पहुँचाना है, और बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से, इन तीनों राज्य से जितना मन चाहे वो टैक्स वसूल कर सकता है, और 26 लाख रुपए सिर्फ उसको क्या करना है, मुगल बादशाह को पहुंचा देना है। इस तरह इंग्लैंड के व्यापारिक कंपनी इन सूबे के लिए मुगल बादशाह की ओर से दीवान बन गया, दीवान बन जाता है। इस तरह बिहार में अंग्रेजी शासन की क्या पड़ती है, नींव पड़ती है। जब आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आगे संधि के लिए बात क्या हुआ, संधि के तहत कंपनी को लगान वसूलने तथा असैनिक न्याय की देखभाल करने का एक अधिकार भी उसे प्राप्त हुआ, परंतु प्रशासन, निजामत और फौजदारी न्याय बंगाल के नवाब के अधिकार में ही रहा। तो इस तरह से कहा जाएगा फ्रेंड्स कि निजामत का जो अधिकार है वो बंगाल के नवाब में रहा, और टैक्स कलेक्शन का अधिकार किसको मिल जाता है, अंग्रेज़ों को मिल जाता है। इसी प्रशासन को क्या कहते हैं, दोहरा प्रशासन या द्वैध शासन कहते हैं। शासन को इन 2 भागों में बांटकर 2 विभिन्न शक्तियों के हाथ में देने के कारण शासन को क्या कहा गया, तो दोहरा या द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। तो कंपनी सरकार ने 2 नायब नियुक्त किया, बंगाल के लिए रजा खां और बिहार के लिए सिताब राव। इससे पहले के पॉइंट में आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि बंगाल के लिए कौन नायब नियुक्त किया गया था, तो सिताब राव। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इसके साथ अंग्रेजी राजनीतिक सत्ता का विस्तार करते गए। बंगाल के नवाब को 50 लाख वार्षिक भत्ता देकर संपूर्ण सैन्य व्यवस्था भी अपने अधीन कर ली।
अब उन्होंने क्या किया, तो बंगाल को भी क्या कहा कि हम आपको 50 लाख रुपया वार्षिक देंगे, भत्ता देंगे, और आप इसको भी छोड़ दीजिए, हम मेरे अंडर में दे दीजिए, हम इसका सैन्य व्यवस्था को भी संभाल लेंगे। तो वो भी कर देता है, और बंगाल का नवाब चूंकि अंग्रेज़ों से कमज़ोर था, हारा हुआ था, तो उसने ये स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कंपनी ने प्रत्यक्ष किसी भी राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ में नहीं ली और ना ही प्रत्यक्षता शासन का उत्तरदायित्व रहा, परंतु व्यवहारिक रूप से लगान वसूलने के साथ साथ सेना पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण था। मतलब सिर्फ नाम का जो था वो बंगाल का नवाब काम कर रहा था, उसके पीछे काम करने वाला कौन था, अंग्रेज़ था। आगे बात करते तो बिहार और बंगाल के नायब के माध्यम से अंग्रेज़ धन प्राप्त करने लगे। अंग्रेज़ मुगल, अफगानी तथा भारतीय पर द्वैध शासन के माध्यम से नियंत्रण करते चले गए। द्वैध शासन तथा अकाल ने बिहार में अव्यवस्था फैला दी। इसे रोकने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, परंतु इस परिषद के सदस्यों में आपसी सामंजस्य न रहने के कारण अव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। इस प्रकार द्वैध शासन के काल में बिहार की स्थिति क्रमशः दयनीय होती चली गई, खराब होती चली गई, क्योंकि अंग्रेजी सरकार का सिर्फ एक ही मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंपनी सरकार सिर्फ धन इकट्ठा करना चाहती थी, यही उनकी प्रमुख नीति थी। लगान व बकाया वसूलने के लिए बर्बरतापूर्वक किया जाने लगा, जिससे किसान, व्यापारी, आम जनता परेशान होने लगे। उन्होंने कंपनी सरकार का विरोध करना शुरू किया। बिहार में द्वैध शासन स्थापित थी, जिसका बुरा असर विकास के साथ साथ आम जनता पर भी पड़ने लगी। बिहार की जनता द्वैध शासन व्यवस्था का विरोध करने लगी। अंततः 1772 में द्वैध शासन हटाकर गवर्नर का शासन स्थापित किया गया। 3 अप्रैल 1972 को वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के गवर्नर का पद संभाला। उसने द्वैध शासन की असफलता को देखते हुए इसे समाप्त कर दिया और बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के प्रशासन को कंपनी ने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स कि 13 अप्रैल 1772 को वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनता है, बंगाल का पद संभालता है और द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर देता है, ख़त्म कर देता है। चूँकि ये जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, और लाभ कमाने के चक्कर में फ्रेंड्स बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जनता का बुरा हाल हो गया, बद से बदतर हो गया। इससे क्या होता है, वो कबूल करता है कि हाँ, ये द्वैध शासन व्यवस्था है, ये बेकार शासन व्यवस्था है, और फाइनली 3 अप्रैल 1772 को वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है और उसने उस शासन व्यवस्था को क्या कर दिया, एंड कर दिया, समाप्त कर दिया, और यहाँ से गवर्नर का सिस्टम शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स, बिहार में कंपनी सरकार का द्वैध शासन व्यवस्था। तो आते हैं इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डील करेंगे, विद्रोह एवं प्रतिरोध। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अलफतह क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।